नमस्कार दोस्तों मैं हरेंद्र गौतम आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों को आज इकोनॉमिक्स पढ़ाना के लिए जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स टर्म्स हैं वो स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि उनकी बेसिक समझ ना होने की वजह से इकोनॉमिक्स के सेक्शन को अवॉइड कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं कि इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ के बेसिस पर आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले एक टर्म्स होता है, आपको इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसे अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। मतलब इकोनॉमिक्स होता क्या है कि जिस तरह से हम इकोनॉमिक टर्म्स में किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके जब वो चीज़ें प्रिंसिपल सैद्धांतिक चीज़ें बन जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि किसी बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता है तो अपनी प्राइमरी स्टेज में क्या करता है कि धीरे धीरे पैडल मारता है और पैडल मारने के बाद में वो बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के बाद में साइकिल सीख जाता है और साइकिल चलाना प्रारंभ कर देता है। तो उसी तरह से जो उसके साइकिल चलाने के दौरान उसने अपनी व्यवहारिक नॉलेज के बेसिस पर जो चीज़ें सीखी गई, अपने व्यवहार के बेसिस पर साइकिल चलाना सीखा, उसको क्या कहते हैं हम उस चीज़ को सिद्धांत। मीन्स दैट कि हमारी इकोनॉमिक में जो प्रैक्टिकल चीजें, हमारे व्यवहार में होने वाली चीजें, प्रैक्टिकल चीजें होने वाली जो चीजें सैद्धांतिक चीजें बन जाती हैं, प्रिंसिपल चीजें बन जाती हैं, जो नॉलेज प्रिंसिपल चीजें बन जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। तो बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स। यहाँ पर इकोनॉमिक्स को दो टर्म्स में हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो को हम पढ़ते हैं छोटे स्तर पर, मैक्रो को हम बड़े स्तर पर। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के ये जानने लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के पिता, इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, जिनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वेल्थ ऑफ नेशन। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि कुछ हमारी इकोनॉमी में कुछ टर्म्स ऐसे यूज होते हैं जिनके बेसिस पर हम इकोनॉमिक्स टर्म्स को आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं कि पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक चीजें ये पता होना चाहिए कि आपका गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है, गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक टर्म्स में गुड्स क्या होता है कि आपका विजिबल होता है और सर्विसेज अनविजिबल होता है। तो गुड्स और सर्विसेज में आप लोगों को बेसिक अंतर पता लग गया होगा कि किस किस बेसिस पर। अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं कि किसी भी देश के अंदर कुछ प्रोडक्शन, किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है। उत्पादन होने के बाद में वो वस्तु का कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन होने के बाद में वो वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में फिर उस वस्तु से प्रॉफिट अर्न होता है, प्रॉफिट अर्न होने के बाद में कुछ सेविंग होती है, सेविंग होने के बाद में जो इन्वेस्टमेंट दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद में उसको उस साइकिल को दोबारा से रिपीट कर देते हैं। तो मींस दैट तो उस साइकिल, रिपीटेशन ऑफ साइकिल, दैट टाइप ऑफ साइकिल इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कि एक साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, उससे कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट कितना सेव हो रहा है, उस चीज को दोबारा से हम कितना कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के में बहुत सारी क्रिया होती हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन क्रियाओं को हम एक एक पॉइंट पे पढ़ते हैं कि कोई भी हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की सबसे पहले उस चीज की प्रोडक्ट तैयार करने से पहले उसकी यूटिलिटी, उसकी कितनी उपयोगिता है, उसकी स्कैर्सिटी, उसकी कमी कितनी है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हमें आप लोगों को एक बेसिक चीज पता होना चाहिए कि नीड्स एंड डिजायर में एक आवश्यकता, हिंदी में बोलते हैं इसे आवश्यकता एंड इच्छा। तो नीड्स क्या होता है कि जो जीवन निर्वाह करने के लिए उपयोग वस्तु होती है उसे कहते हैं हम नीड्स। जैसे रोटी कपड़ा मकान, फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा मकान यानी कि क्लॉथ्स, फूड and house, that is the basic needs of any person। जो जीवन निर्वाह करने के लिए जरूरत चीजें होती है वो हमारी क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं नीड्स। और दूसरा टर्म्स है हमारे यहाँ डिजायर। डिजायर क्या है कि जैसे अब हमारे इस पॉइंट्स पर हम बताते हैं आपको कि इस पॉइंट्स में जब परचेजिंग पावर होती है, एक होता है हमारा वायर, एक होता है सेलर। जब परचेजिंग पावर आपकी वायर के हाथ में चली जाती है, तो वायर के हाथ में परचेजिंग पावर चली जाने के बाद में तो वो क्या है कि अपने अकॉर्डिंग अपने चीजों को खरीदता है। तो फॉर एग्जांपल ब्रांडेड क्लॉथ्स एंड अदर्स प्रॉपर्टीज, गोल्ड, तो ये सब किस चीजें आ जाती हैं, गोल्ड्स, ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी उसमें डिजायर में। बट हम इकोनॉमिक टर्म्स में इन दोनों ही टर्म्स का यूज नहीं करते। तो हम इन दोनों टर्म्स का यूज नहीं करते तो हम एक तीसरे टर्म्स का यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिमांड। हिंदी बोलते हैं मांग। तो हम यहां पर एक टर्म्स यूज करेंगे डिमांड। और दूसरा पॉइंट है कि किसी प्रोडक्ट की सप्लाई, दूसरा इकोनॉमिक टर्म्स है सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ति। क्लियर पॉइंट। अब बाजार में हम किसी भी, अब आते हैं हम किसी भी बाजार में, क्या होता है कि बाजार में 3 पॉइंट होगी। किसी भी प्रोडक्ट की सबसे पहले 3 कंडीशन यहाँ क्रिएट होती हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, और इस दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि डिमांड सप्लाई से कम होगी। तीसरी कंडीशन होती है आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। तो इन तीनों ही कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो इस समय पर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो प्राइस, किसी वस्तु का प्राइस बढ़ने को क्या कहते हैं हम, महंगाई, इन्फ्लेशन। क्लियर। अब जब मार्केट में या किसी देश में महंगाई बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हस्तक्षेप करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब हस्तक्षेप करेगी तो किन किन पॉलिसीज पर काम करेगी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह से कंट्रोल करेगी। सबसे पहला तरीका है आपका राजकोषीय नियंत्रण। दूसरा होता है आपका मौद्रिक नियंत्रण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे फिजिकल कंट्रोल। इसे बोलते हैं हम मॉनिटरी कंट्रोल।
इसको कौन करता है? राजकोषीय नियंत्रण को कौन करता है? इसको कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और मौद्रिक नियंत्रण कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। जिस तरह से आरबीआई के द्वारा विभिन्न प्रकार का सीआरआर, एसएलआर, हम आगे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे कि बैंक रेट किस तरह से आपको बढ़ा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ये सब चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया जाता है, जो कि आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जब महंगाई बढ़ जाती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करने का रीजन क्या है कि जब डिमांड किसी वस्तु की ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि सप्लाई को बढ़ाकर डिमांड को कम करने की कोशिश करेगी। दूसरा होता है कि मार्केट में पैसे की फ्लुएंसी को कम करके जो कंट्रोल करेगी कौन? आरबीआई। पैसे की फ्लुएंसी को कम कर देगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पर मार्केट में एक और कंडीशन आ जाती है आपकी, जब डिमांड सप्लाई से कम हो, तो डिमांड जब सप्लाई से कम हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्राइस हो जाएगा आपका कम। प्राइस कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है आपका? डिफ्लेशन, यानी कि अपस्फीति। अपस्फीति। अब डिफ्लेशन होने की वजह से होता क्या है कि डिफ्लेशन होने की वजह से, मंदी होने की वजह से एक आ जाता है रिसेशन, जो कि ये कंडीशन मार्केट में 2 से 3 महीने अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो ये मंदी पूरे वैश्विक मंदी, ओवरऑल एक कंट्री में नहीं होता है हालांकि, लेकिन ये जब होता है तो ओवरऑल वर्ल्ड में मंदी आती है। तो ये कंडीशन हो जाएगी। तीसरी जो कंडीशन आती है आपकी, इसको कंट्रोल करने के लिए, रिसेशन जब आ जाता है तो इसको कंट्रोल, हम बात इसी के ऊपर कर लेते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए आपका गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। जब गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है तो गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट करती है कि एक दो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं आपका, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है आपका कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि हमारे समाज के हित में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को ध्यान रखते हुए जो डेवलपमेंट किया जाता है वो होता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड अनदर वन इज कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पूंजीवादी अवसंरचना। तो जब पूंजीवादी अवसंरचना को विकास करते हुए दोनों चीजों को एक साथ कंपैरेटिवली दोनों ही बैलेंस करते हुए गवर्नमेंट इन चीजों को डिसीजन लेती है। फॉर एग्जांपल में बात यहाँ पर, गवर्नमेंट जब मंदी हो जाएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक सोशल इंफ्रा को सोशल इंफ्रा एंड कैपिटल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा में क्या करेगी? हेल्थ, एजुकेशन, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, अदर थिंग्स, ये आपका आ जाता है सोशल इंफ्रा में। एंड अनदर वन इज कैपिटल इंफ्रा। कैपिटल इंफ्रा में आपका कंस्ट्रक्शन एंड अदर थिंग्स, तो ये सब कुछ पार्ट आ जाता है आपका कैपिटल इंफ्रा में। तो कैपिटल इंफ्रा को बैलेंस करते हुए तो गवर्नमेंट क्या करती है कि विभिन्न प्रकार के आपका एंटरप्रेन्योरशिप को लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका इंडस्ट्रीज लगती है। तो इंडस्ट्रीज लगने की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा, लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास में जॉब्स होंगी तो उनको सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलने के बाद में उनको उनके पास में पैसा होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा? उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो सप्लाई डिमांड जब कम हो जाएगी, डिमांड को मार्केट में बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से मंदी को कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन आती है, हालांकि गवर्नमेंट हमेशा इस कंडीशन को लाने की कोशिश करती है बट ये मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती,
बट गवर्नमेंट इस चीज को कोशिश लाने की कोशिश करती है। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक आपका वायर एंड सप्लायर, वायर एंड सप्लायर, ये आपका वायर हो गया और ये आपका सेलर हो गया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं जनरल एग्जांपल लेके चलता हूं कि कोई व्यक्ति अपने सेब को 100 रुपए किलो बेचना चाहता है और बायर उसको 80 रुपए किलो में खरीदना चाहता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बायर अगर 100 रुपए किलो को बेचेगा और सेलर उसे 80 रुपए में किलो में खरीदना चाहेगा, तो उस समय पर क्या होगा कि दोनों ही कंडीशन में उसका प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ पॉइंट सेलर को कम करना होता है और कुछ पॉइंट इसको बढ़ाना पड़ता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर दोनों आके सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी कि 90 रुपए किलो में सेलर अपने सेल को बेच देता है। 90 रुपए किलो में सेलर बेच रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिमल पॉइंट, यानी कि अनुकूलतम बिंदु। इस पॉइंट को बोलते हैं अनुकूलतम बिंदु, जहां पर बायर एंड सेलर दोनों सेटिस्फाई हो जाएं, इस बिंदु को बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ऑप्टिमल पॉइंट। तो कंडीशन यहाँ पर ही, इस कंडीशन को जहां पर डिमांड एंड इसी सेम पॉइंट्स को इसी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर सोचते हैं, तो डिमांड और सप्लाई की दोनों ही कंडीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए, दोनों ही डिमांड और सप्लाई को एक इक्वल पॉइंट पे लाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश करती है, बट ये मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। गवर्नमेंट का यहाँ पर इतना रोल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक यूनिट्स। इकोनॉमिक यूनिट्स कौन सी होती हैं? जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं? तो सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं हम आपका हाउस होल्डर, यानी कि परिवार उपभोक्ता। इस परिवार उपभोक्ता वर्ड्स का मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले एक पॉइंट वर्ड होता है आपका फैमिली, एंड अनदर वर्ड इज हाउसहोल्ड, हाउसहोल्डर्स। तो फैमिली एंड हाउसहोल्डर्स में आपका मेन डिफरेंस क्या होता है? फैमिली का यूज हम वर्ड करते हैं आपका सोशल टर्म्स में। सोशल टर्म्स में हम वर्ड यूज करेंगे आपका फैमिली, एंड इकोनॉमिक्स टर्म्स में जो वर्ड यूज करेंगे हम वो करेंगे आपका हाउस होल्डर्स। बट और एक और डिफरेंस होता है, एक और डिफरेंस क्या होता है कि फैमिली में ब्लड रिलेशन होना मस्ट है, बट हाउस होल्डर्स में ब्लड रिलेशन होना मस्ट नहीं है। हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि ऑल फैमिली मेंबर्स कैन बी हाउस होल्डर्स, यानी सारे के सारे जो फैमिली हैं वो हाउस होल्डर्स के हो सकती हैं, बट सारे के सारे हाउस होल्डर्स वो फैमिली नहीं हो सकते। क्लियर हो पॉइंट? तो हमारे इंडिया में प्रत्येक हाउस होल्डर्स के लिए 5 मेंबर्स मेजर किया गया है। तो कितने हाउस होल्डर्स हैं हमारे इंडिया में? तो टोटल 60,000 हाउस होल्डर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इकोनॉमिक्स में कि हमारे प्रोडक्शन रेट्स किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर होने वाली प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग टैक्सेस, उन पर टैक्सेस कितना आपका सेविंग, कितना आपका एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका गवर्नमेंट। अब इसमें इकोनॉमिक्स में आपका गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो गवर्नमेंट का क्या रोल है तो वो भी हम
डिस्कस करेंगे कि विभिन्न प्रकार से कितना टैक्सेशन, क्या आपका टैक्स रेट रहेगा, क्या चीज़ें आपको गवर्नमेंट्स को कितना सोशल इंफ्रा पर, कितना आपका कैपिटल इंफ्रा को मैनेज करना, किस तरह से उन पॉलिसीज को कंट्रोल करना, तो ये सब कुछ चीज़ रोल रहेगा आपका गवर्नमेंट का। तो ये जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, ये हमारी पहली क्लासेस है। तो हमने इस इकोनॉमिक्स का ओवरऑल इस डायग्राम के माध्यम से हमने इकोनॉमिक्स का ओवरऑल व्यू पता किया। तो जैसे जैसे हम एक एक यूनिट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को बेसिक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इकोनॉमिक्स के, उनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि उनको इकोनॉमिक टर्म्स क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।